यही क्वेश्चन है, लेट अल्फा 0 to 1, अल्फा 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, बी रियल नंबर, द नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन क्लोज 0 to 1 to 0 to इंफिनिटी, यानी y ग्रेटर देन 0 है और इसका डोमेन क्लोज 0 to इंफिनिटी, यदि जरूरत होगी तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हैविंग कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव, यानी उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मींस y डैश कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि y डैश क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ऑन 0 to 1 एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, यानी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछ रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 1, यानी यह केवल सिंगल y के लिए ट्रू है, या एग्जैक्टली 2 के लिए ट्रू है, यानी 2 के लिए ट्रू है, या फाइनाइट बट मोर देन 2 के लिए ट्रू है, और इनफाइनाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक केस बतलाया था, याद होगा, कि यदि आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में यदि आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलता है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। याद है ना ये बात, मैं कभी बतलाया हूं ना? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, तो अल्फा तो 0 to 1 के बीच में है और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, यानी यदि मैं y ऑफ x इक्वल टू 0 ले लूं फॉर ऑल x के लिए, आपको कहेंगे t है। देखिए, यदि आप t के साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, तो आप x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह y ऑफ x इक्वल टू 0 यहां पुट कीजिए, तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, y ऑफ x इक्वल टू 0 कीजिए, देखिए इन दोनों कंडीशन को यह सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि यदि आप y x इक्वल टू 0 लेते हैं फंक्शन, तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चंस किया है, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। इधर भी y दिख रहा है, इधर भी y दिख रहा है, तो यदि मैं y ऑफ x इक्वल टू 0 ले लूं, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 ही होगा ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का भी डेरिवेटिव 0। तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, मींस यह एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो हो गया, यानी एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। और दूसरा सॉल्यूशन, यानी वैसा भी तो हो सकता है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो, बट y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x के, सॉरी, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो, हमेशा मीन 0 नहीं होगा, नॉन 0 भी होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हम अब हम ये मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो जब हम ये मान करके चलेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यानी एक सॉल्यूशन तो मिल गया हमारे पास, एक सॉल्यूशन मिल गया। मैं दूसरा सॉल्यूशन देखता हूं। मान लीजिए कि y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है, यह 0 की इक्वल नहीं है, ठीक है ना, यह 0 की इक्वल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड दोगे ना, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इस चीज को। जब y नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही ना हम डिवाइड करेंगे। अब अल्फा 0 to 1 के बीच में है, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो y टू दी पावर क्या होगा, माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये समझ में आया ना। तो यहां से क्या हो गया आपका, यहां से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। y ऑफ 0 पर 0 है ना, y ऑफ 0 पर 0 है, तो आप इसका यूज करके निकाल लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर 0 प्लस सी इंप्लाइज सी इक्वल टू 0, यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया आपका, हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टाइम्स x, 1 माइनस अल्फा टाइम्स x, और इसको उधर कर दीजिए 1 बाई 1 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ना ऐसे। यदि आप अल्फा को फिक्स करना है तो कर सकते हो, यदि ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो आप इसको 1/2 से फिक्स कर दो, क्योंकि आपने ये किया, आपको याद होगा, आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा। बस इसी को ना, इसका पावर अल्फा कर दिया, ठीक है ना, या इसका पावर 1/2 हो, 1/3 हो, यानी लेस देन 1 कुछ भी हो, सबके लिए यह कंडीशन ट्रू होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 करोगे तो x/2 टू द पावर 1/2। ये एक दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो एक सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया और एक यह सॉल्यूशन हो गया, और ये दोनों क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यह यही से निकला है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन में दो से एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलता है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो कि सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस होगी तो अभी कभी ना कभी सीखोगे तो लिखने लगोगे। तो अभी मैं लिखता हूँ, देखिए हमें थोड़ा सोचना होगा, ठीक है। तो एक मैं काम करता हूँ, पहले तो एक मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर सी लेता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो एक मैं काम करता हूँ, x लेस देन इक्वल टू सी के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, और जो भी y होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू सी के लिए यह 0 हो गया। अब इसमें 0 भी तो इंक्लूड होगा ना, इसमें 0 इंक्लूड होगा और यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कीजिए, यह पार्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं। अब मैं x ग्रेटर देन सी के लिए, x ग्रेटर देन सी के लिए अब मैं कुछ ऐसा करता हूं, क्या करूं, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं x, यहां पर x माइनस सी अपॉन 2 का पावर 1/2। देखिए तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कीजिए, तो करेगा ही, चेक कीजिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस चाहिए ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब चेक कीजिए कि क्या यह इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मींस y ऑफ x इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ, ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल कंडीशन जो हमने डिफाइन किया है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब केवल ये चेक करना है, तो ये चेक कीजिए कि तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यदि मैं x लेस देन c की बात करूं, x लेस देन सी की बात करूं तो x लेस देन सी के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0 इक्वल टू 0। अब हमें किसके लिए चेक करना है, इसके लिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, और जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा इसका x माइनस सी टू द पावर माइनस 1/2 और 1/2, और ये कितना है 1/2 यहाँ है तो 1/4 आएगा ना, सही है। चलिए तो एक काम कीजिए, यहां तक हो गया। अब हमें सब पुट करना है ना, अब हमें ऐसा चाहिए, यानी हमें इसको यहां पर लाना है। तो ये अब कैसे आएगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, 2 नहीं, अभी तक तो सही कर रहा हूं। तो इसमें देखिए यहां पर कहां मेरे से गलती हो रही है, ये तो यहां तक तो सही है, तो यहां तक सही है, तो यहां भी आना चाहिए 1/2 आ गया, और 1/2 डिफरेंशिएट करने से आ गया। तो 1/2 जब डिफरेंशिएट करने से आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू, देखिए इसको y में चेंज करना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना इक्वल टू इतना है, y है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ y टू द पावर 1/4, y टू द पावर माइनस ना, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस 1/4 को मुझे सेट करना होगा। तो इसको मैं कैसे सेट करूं, तो एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/2, ये तो अंदर कैसे आ गया, सॉल्यूशन ऐसे x1 माइनस मल्टीप्लाई किया x हो गया, फिर पावर लेकर के आया, ये भी सही है। ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहां पर यह पावर 2 होगा ना, आप लोग भी बोल नहीं रहे हो, ये 2 होगा ना, मैं अल्फा इक्वल टू 1/2 लिया हूं,
तो ये 2 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो गलती यहीं पर हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2। सही है। अब डिफरेंशिएट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये बचेगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट वाई लिख सकते हो। सेटिस्फाई कर गया, देख रहे हो, ये भी सेटिस्फाई कर गया ना। अब आप अल्फा से चाहो तो रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह जो आपने लिखा है सॉल्यूशन, ये 100% सही सॉल्यूशन है। और हम सी को ऐसे रखेंगे कि इस कंडीशन यानी इस डोमेन से बाहर ना जाए। वैसे ये नहीं भी देता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। यस सर। सर रिपीट कर दीजिए। कहां पर सर जो स्टार्ट में आप बोले कि y x इक्वल टू 0, ये वाला सॉल्यूशन नहीं समझ में आया। y ऑफ x आप 0 पुट कीजिए, जैसे ये है फॉर ऑल x के लिए, तो यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस दोनों कंडीशन को। आप एक बार देखिए तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आप मुझे ये बतलाइए। y ऑफ 0 0 नहीं ले रहा हूं, y ऑफ x में 0 ले रहा हूं फॉर ऑल x के लिए, यानी यह कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 है। तो क्या यह इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप बोलिए तो। ओ यस सर, समझ में आ तो गया। सॉल्यूशन हो गया ना, हो गया। हाँ सर। चलिए ठीक। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, let p r to r be continuous function is such that p of x greater than 0, ठीक है। for all x belongs to real number, let y be a twice differentiable function on r, यानी y twice differentiable है, satisfying this condition। अच्छी बात है। for all x belongs to r, suppose that there exist two real number a comma b such that y of a equal to y of b इक्वल टू 0 है। तो अब हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। इनमें से हमें ये चेक करना है कि इनमें हमें कौन सा ट्रू होगा, जहां पर p ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर p ऑफ x इन जनरल है ना, तो जब यहाँ पर p ऑफ x इन जनरल है और ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको फिक्स करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। और हमें क्या सॉल्यूशन आता है, हमें किस टाइप का हायर ऑर्डर में आपको किस टाइप का सॉल्यूशन बतलाया गया, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बतलाया गया जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है, ऐसे कर सकता हूं मैं p ऑफ x को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो मैं यहां सब चेक करूंगा, तो क्या यहां से मैं चेक करूंगा कि क्या चारों ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है p ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करने से। यदि आ रहा है तो हमारा काम बन जाएगा, यदि नहीं आएगा तो हम कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं ना, और हमें जो आता है हम उधर जाने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन देखते ही क्लिक करेगा। पहला तो अब ये सोचोगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन दे रखा है ना, तो दे रखा है तो कुछ तो तरीका देगा ना, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जो आपको आता है आप वहां तक जा करके के सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या किया कि p ऑफ x को मैंने पुट कर दिया। तो जब मैं p ऑफ x को 1 पुट कर दिया, तो इसके लिए मैं एक बार सॉल्व करके चेक करूंगा कि मेरा कौन सा इनमें से कंडीशन ट्रू हो रहा है। और इसको भी मैं फिक्स कर दूं ना, a और b को भी मैं फिक्स कर देता हूं, क्योंकि पूरे r में है ना, तो इसको 0 कर देता हूं और इसको 1 कर देता हूं, ताकि हमारे लिए काम क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो यहां से क्या आएगा सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन, यहां से रियल रूट मिलेगा ना। जब आप एक्सिलरी में चेंज कीजिएगा तो रूट क्या होगा आपका m इक्वल टू
-1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 5/2। तो यानी आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 e का पावर, इसको मैं m बोल देता हूं, ठीक है ना, m1x और C2 e का पावर m2x। यही होगा हमारा सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, तो y ऑफ 0 पर 0 के लिए क्या आ रहा है, y ऑफ 0 पर 0 के लिए क्या आएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, और y ऑफ 1 पर भी 0 होना चाहिए। तो y ऑफ 1 पर 0 कीजिए, C1 e का पावर m1 प्लस C2 e का पावर m2 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा क्या आ गया, अब देखिए, अब मुझे C1 C2 चाहिए ना, C1 C2 चाहिए। तो C1 C2 के लिए हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या यह इक्वेशन, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यह होमोजीनियस है ना, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आप चेक कीजिएगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी यह इंप्लाई करेगा C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0। यानी मेरा y ऑफ x क्या आ गया, यहां से 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। यानी मैंने सिंपली किया। अब देखिए, तो इससे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, y ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल। एक तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, y ऑफ x इक्वल टू, यह ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ रहा है। y ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये भी गलत हो गया। y ऑफ x चेंज साइन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हो गया। तो हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि हमें यही बतलाया, हम यही जानते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको यही आता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और आपको कुछ और दे दिया है। तो जब और देगा तो रास्ता भी देगा उस वहां से निकलने के लिए। तो हो गया सॉल्व। सर अच्छा, किस किस टाइप में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। यदि पैरामीटर्स वगैरह दिया है, इन जनरल कोई चीज दिया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। ऐसे इन जनरल में बिना क्वेश्चन देखे कैसे बोल दो, क्योंकि वो क्वेश्चंस के टाइप पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और एनईटी क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चंस उस टाइप का होना चाहिए, या आपका दिमाग ही कहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा दिमाग ही करे कि यार ये तो कुछ अजीब सा आ गया, और ए और बी कुछ भी कह रहा है चूज करने के लिए, बस ए लेस देन बी होना चाहिए, तो हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, इसमें पी ऑफ एक्स का कहीं रोल दिख रहा है, मैंने यहाँ पी ऑफ एक्स कहीं ऑप्शन में दिख रहा नहीं ना, तो हमने यहां से कर लिया। यदि दिखता फिर भी हम कर सकते थे, जो पी यहाँ चूज करते वही सेम ऑप्शन में भी पुट कर देते। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है। यदि क्वेश्चन को शॉर्ट वे में करना है, तो यदि वहां ज्ञान दिखलाना है, ज्ञान की वर्षा करनी है, तब तो आपके लिए आईआईटी है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें निकलना होता है, जहां फंस गए वहां से निकलना होता है, और जो निकलने की कोशिश नहीं करता है वो फंस के रह जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं। लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यानी एक तरह का कहा जाए तो वन एक तरह का पीरियड हो गया ना, हम बोल सकते हैं कि वन पीरियड है, क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तब कह रहा है कि देन एफ इज नेसेसरली बाउंडेड अबव, यानी कह रहा है कि एफ जो होगा ना नेसेसरली बाउंडेड अबव होगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। देयर नो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट such that f of x naught plus pi equal to f of x naught। तो एक बार चेक करते हैं।
तो मुझे ये बतलाइए ना, इस पर भी हम एक फंक्शन चूज कर सकते हैं ना और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली बात कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम लेंगे तो हम पहला तो कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। देखो तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना। अब देखिए इससे कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। यह पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हट गया। ये कह रहा है कि ऐसा एक्स नॉट बिलोंग करेगा ही नहीं, ये गलत बोल रहा है ना, करेगा ना, देखिए तो ये आपस में इक्वल होगा, तो पहला ऑप्शन हट गया। फिर देयर एग्जिस्ट यूनिक कर रहा है, यह यूनिक नहीं है ना, ये इनफाइनाइटली मेनी है, ये भी हट गया। अब कह रहा है कि एफ इज नॉट नेसेसरीली बाउंडेड एबव, यानी एफ को बाउंडेड एबव होना जरूरी नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट सच दैट ये, यानी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट होगा जिससे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि देखा जाए, एक तो ये बाउंडेड एबव है, यानी ऑप्शन ए और डी में हमें चूज करना है, क्योंकि ऑप्शन बी और सी तो हमारा क्लियर है। अब ऑप्शन ए और डी में हमें चूज करना है, तो हमारे लिए क्या बेहतर लग रहा है, ऑप्शन डी बेहतर लग रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया। या आप एफ एक्स इक्वल टू ये भी चूज कर सकते हैं, साइन 2 पाई एक्स भी चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है, ठीक है। तो एफ मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो ऑन द होल रियल एक्स। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो एक मैं काम करता हूं, इसको ना, यह देखिए वैसे भी यह फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो हो रहा है ना, तो यह एक तरह से आइडेंटिटी हो जाएगा ना। ये फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो कब पॉसिबल है, जब एफ जीरो होगा, अदरवाइज जीरो होगा ही नहीं। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले एक्स टी इक्वल टू जेड पुट कर दीजिए। तो जब एक्स टी इक्वल टू जेड पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से हमें डी टी चाहिए, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड अपन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब डी जेड अपन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पुट कर दीजिए, आपका लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो के लिए जीरो और 1 के लिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं ना। हाँ सर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से x एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब आप इस पर लेबनीज रूल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि f कंटिन्यूअस है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x हो गया ना ये। तो आपका f क्या हो गया, आइडेंटिकली 0 हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। तो ये क्वेश्चन आसान था, या आप ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि चूंकि आइडेंटिकली जीरो हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका एफ क्या होगा, मस्ट भी जीरो होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। यानी पोलिनोमियल वगैरह जैसे होता है ना, वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, पी एंड टी भी पॉजिटिव रियल नंबर है, dt भी क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस टी सेंटर है 0,0, ठीक है। यानी कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, एक ना वो सेट डिफाइन कर दिया है, और इस इंटीग्रल को ये एक नाम दे दिया है। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दिया, तो पहले हमें ये चाहिए ना, तो ना हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये डिस्क में है ना, तो हम इसको पोलर में चेंज कर ले। तो पोलर में चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब ये तो यहाँ पर हो जाएगा आर डी थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस पी स्क्वायर का होल पावर पी। ये समझ में आया। अब हमें लिमिट पुट करना है ना, तो ये डिस्क हो गया, पोलर में चेंज करना है, कर दिया हूं। तो ये क्या होगा, रेडियस क्या हो गया, 0 से t होगा ना,
क्योंकि टी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में पॉजिटिव है। और एंगल कितना होगा 0 से 2 पाई। ये हमारा क्या हो गया, ये होगा आई ऑफ पी कॉमन टी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव यहां पर है ना, तो हम इसको इजीली क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे इसको, सॉरी इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले अब हमें सोचना होगा, यहां पर आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, x टू द पावर p का, जब p इक्वल टू 1 होता है तो ln होता है, ln x होता है। जब p नॉट इक्वल टू 1 होता है तब n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये चीजें यहां पर ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे आप p को 1 पुट कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी वैसा दे रखा है, देख रहे हैं ना, तो जैसे ही आप p को 1 पुट कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन ln हो जाएगा, मींस ln में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक, तो मैं ना पहले एक केस लेता हूं, मैं पहले p को 1 ले लेता हूं, ठीक है ना, पहले इस झमेला को हटा दिया जाए। तो जब p को 1 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ 1 कॉमा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई 0 से t, और यहाँ पर आर डी आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ है ना, बस 2 की कमी है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अब इसका वैसे भी यह प्रोडक्ट है ना, ये सेपरेट, ये जी मीन जी एक्स इंटू जी वाई फॉर्म का हो रहा है ना, तो 2 पाई का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए 2 पाई, तो यहाँ से 2 आएगा, या आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 पाई 2 कैंसल, तो पाई बच जाएगा, और यहाँ पर ln 1 प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया ना, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। अब r टेंड्स टू इंफिनिटी, t यहाँ पर t होगा ना, सॉरी लिमिट पुट करना है ना, प्लस 2। जब हम t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी p इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्स नहीं कर रहा है, p इक्वल टू 1 के लिए इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं है। तो ये तो हो गया। अब p नॉट इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। अब p नॉट इक्वल टू 1, तो p नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मैं इसको लेते आता हूं, तो पाई वही सेम है, तो p इक्वल टू नॉट के लिए नॉट इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे यानी आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। ये समझ में आया, लिमिट 0 से t। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आई ऑफ पी कॉमा टी इक्वल टू, टी पुट कर दीजिए, तो जब टी पुट कीजिएगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू को टी पुट करना है ना, तो टी पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। अब r की वैल्यू 0 भी तो पुट करना है, तो 0 पुट कीजिए, वहां भी शायद पुट करना होता ना, छूट गया था पिछले वाले में, आप देख लीजिएगा। खैर हमें केवल चेक करना था कि लिमिट फाइनाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी p की किस वैल्यू के लिए फाइनाइट हो रहा है, तो इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं था। तो इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट ऑफ t हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ t हो जाएगा, तो इसको मैं k ले लेता हूँ, जहां पर k क्या है, फाइनाइट है। क्यों हम कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट करें। अब यहाँ पर t टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कीजिए, तो जब हम t टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो अब ये फाइनाइट कब होगा, मुझे बतलाइए। तो दिख रहा है ना कि जब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा तो फाइनाइट होगा, क्योंकि इंफिनिटी का पावर, सॉरी यहाँ पर इंफिनिटी का पावर निगेटिव होना जरूरी है ना। यदि इंफिनिटी का पावर निगेटिव नहीं कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, और हमें क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। तो किसके लिए फाइनाइट हो रहा है, दिस इज फाइनाइट, यानी जब t टेंड्स टू इंफिनिटी हम करेंगे तो ये p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो रहा है, फाइनाइट आ रहा है। समझ में आया, यानी ये कुछ था नहीं, बस
चीजों को ना घुमा फिरा करके दे दिया है। तो ये क्वेश्चन सब करने लायक है, पिछला क्वेश्चन भी करने लायक है और ये भी करने लायक है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, हो सकता है कि आप देख करके डर जाओ स्टार्टिंग में, लेकिन पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चंस होगा और हो भी रहा है। हाँ, ये सब ना साउंड से डिस्कस करेंगे। वैसे भी ये इजी है ना, ये तो काफी इजी है। तो सावन सर का क्लास होगा 2019 और 21 का, जो भी ग्रुप थ्योरी का है ना, सारा का सारा एक साथ हो जाएगा। ये तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, ये जो है ना कन्वर्जेंट का है ना, तो पहले डिफिनेशन को लिख लीजिए। देखिए ये दिया ही है, फॉर एवरी एक्स, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन है ना, नेगेशन हमें निकालना है, इसका नेगेशन निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पर इसका क्या, इसको हम कैसे करते हैं, जहां पर फॉर ऑल होगा ना वहां देयर एग्जिस्ट कर देना, जहां पर देयर एग्जिस्ट होगा वहां पर फॉर ऑल कर देना, जहां पर लेस देन होगा उसको ग्रेटर देन कर देना। तो वैसा कौन सा ऑप्शन है, चेक कीजिए। फॉर एवरी पी इंटीजर ना, तो यहां देयर एग्जिस्ट पी हो जाएगा, और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ना, तो यहां पर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी जहां जहां पर एवरी है वहां पर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है, चेक कीजिए। देयर एग्जिस्ट कहां है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन सी होगा, नहीं तो डी होगा। तो देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एप्सिलॉन, ठीक है ना, यानी यहां तक दोनों ऑप्शन सेम है। आगे बढ़ता हूं, एंड देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन ग्रेटर देन 0, तो यहां पर देयर एग्जिस्ट है ना, तो फॉर ऑल इंटीजर आएगा। तो चेक कीजिए किसमें है, such that for every integer n greater than 0, और यहाँ पर क्या दिया है, for every integer, यानी दोनों जगह सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम आ गया। such that इतना less than एप्सिलॉन, तो इसको अब ग्रेटर देन एप्सिलॉन करना है। एक मिनट, और भी चीज बचा है ना, such that for every p, तो यहाँ पर there exist p होगा, देखो यहाँ है ना, और यहाँ पर for every है, तो ये दोनों हमें दोनों में कंपेयर करना था। तो ये तो ऐसे ही यहाँ पर आकर के क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो निगेशन को ऐसे ही चेक करते हैं, जहां पर फॉर ऑल होगा वहां पर देयर एग्जिस्ट कर देना, हो जाएगा ये। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, यानी बस हमें केवल चेक करना था, कंपेयर करना था। तो यहीं तक आकर के कंपेयर हो गया था, हम आगे की अब जरूरत ही नहीं, हो गया। अब आगे भी देख लो, यहाँ पर ऑप्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा ना, इसका नेगेशन क्या होगा, लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्लियर है? यस सर। अब इनमें से कह रहा है कि, चलो एक साथ दो ऑप्शन को देख लेते हैं। हाँ, इम्पटी इंटीरियर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटीरियर पॉइंट या तो इम्पटी होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। अब इंटीरियर पॉइंट से ही मतलब है, मींस इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उस सेट के अंदर का पॉइंट, उस सेट के अंदर का पॉइंट, तो जो वो है ना, वो लिमिट पॉइंट पहले होना चाहिए। यदि उस सेट के अंदर जो पॉइंट है वो पहले लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो जब वो लिमिट पॉइंट होगा, तो जब आप उसके अबाउट ऐसा कोई नेबरहुड बनाइएगा ना, तो वो उसी सेट में लाई करना चाहिए। तो यह इंटीरियर पॉइंट का डिफिनीशन है। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? यदि लिमिट पॉइंट के अबाउट नेबरहुड बनाइएगा तो वो इस सेट में लाई करना चाहिए। तो यह इंटीरियर पॉइंट का डिफिनीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है, देखिए, तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इन आर, यदि इसके पास लिमिट पॉइंट जो है इस सेट के अंदर, उसके अबाउट यदि मैं नेबरहुड बनाऊंगा तो उसमें रेशनल नंबर भी आएगा ना। जैसे आप ना √2 ही ले लीजिए, तो √2 के अबाउट जब आप यह नेबरहुड बनाइएगा तो इसमें क्या आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा। यानी यह सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं है। फिर इसके बाद
द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर आर, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जब ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, यानी यह क्लियर है कि ए और डी नहीं होगा। इसके बाद द सेट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल, देखिए पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, ये वाला डिस्क्रीट वैल्यू देगा ना, साइन ए क्या देगा, डिस्क्रीट वैल्यू देगा, यानी लाइक नेचुरल नंबर का नेचर हो गया। तो इसके पास भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जब लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा तो हम इंटीरियर पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे। अब मैं यहां पर आता हूं, द सेट B belongs to R such that x square plus bx plus 1 equal to 0 has distinct real root, यानी इसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 imply b less than equal sorry b less than -4 2 और b greater than 2, यानी b belongs to -infinity से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब इसके पास इंटीरियर सेट है, इसके पास इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट नेबरहुड बनाइएगा ना तो वो इसी सेट में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसका आप कोई भी यानी इंटीरियर पॉइंट का क्या डेफिनेशन है कि यदि x बिलोंग्स टू a इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो यदि हम इसके अबाउट नेबरहुड बनाएंगे तो इसमें लाई करना चाहिए। ये इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन है, यानी इसका सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इसके अंदर का कोई भी पॉइंट पकड़िए और उसके अबाउट आप नेबरहुड बनाइए, वो इसी के अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। यानी इसके पास इंटीरियर पॉइंट है, यानी इंटीरियर सेट भी है। यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो वैसे आप हाँ बोलिए सर, यदि अगर इक्वल रूट रहता तो ये भी डिस्कार्ड हो जाता ना। इक्वल रूट होता नहीं, क्यों डिस्कार्ड, इक्वल रूट भी होता तो क्या मींस हाइज डिस्टिंक्ट ओके, मैंने रियल रूट केवल बोल देता ना, हाँ यदि इक्वल रूट कर देता तो डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता ना, डी इक्वल टू 0 हो जाता, तो उस केस में क्या हो जाता, बी का +-2 वैल्यू मिलता, तो ये भी क्या होता, डिस्क्रीट हो जाता, तो ये भी आंसर ट्रू नहीं होता। आप सही बोल रहे हो, ठीक है ना? यस सर। और ये तो आसान है ना, ये तो कर लोगे ना आप। P2 से P3 में जा रहा है, ऐसा डिफाइन किया है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन द रेंज ऑफ T, इनमें से कौन सा है जो रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप कैसे कीजिएगा इसको, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इतना टाइम टेकिंग है। चलो कोई नहीं, इसलिए कट ऑफ भी तो कम गया था। k ग्रेटर देन 0, p के डिनोट ऑफ वेक्टर स्पेस इतना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही है। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन है जो रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप एक एक ऑप्शन को वेरीफाई कर लीजिए, चेक कीजिए कौन सा इसमें से कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा। तो यदि आप पहला ऑप्शन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इमेज बनाइए, क्या इसका इमेज बना, ओके इज नॉट रेंज ऑफ टी कर रहा है ना, रेंज ऑफ टी कर रहा है, यानी यह हमें रेंज निकालना होगा ना इसके पहले। तो इसको हम कैसे डायरेक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट हम कैसे चेक करें ताकि हमसे जल्दी हो जाए, क्या हमें रेंज निकालना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, टी ऑफ 1 का क्या होगा, इसका बेसिस क्या होगा, 1 होगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, नहीं होगा ना? यस सर। ठीक है, तो टी ऑफ 1 क्या होगा, x होगा, टी ऑफ x क्या होगा, 0 अभी भी होगा, x³ होगा, टी ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ सर x स्क्वायर होगा, हाँ सॉरी x स्क्वायर, यहाँ पे टी ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2 + x³, सही है ना?
अब देखिए कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम किसको नहीं लिख सकते। तो इनमें से जिस ऑप्शन को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाइएगा वही क्या होगा, आपका रेंज मीन्स वो रेंज में लाई नहीं करेगा। तो चेक कर लीजिए, यानी हमारा रेंज क्या होगा, यदि हमारा रेंज का एलिमेंट क्या होगा x, ये मैं ऐसे लिखूं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2a। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। यदि मैं a को 0 पुट करूं, यदि मैं a को 0 पुट करूं तो a को 0 पुट करने से ये दोनों 0 हो गया, ठीक है, और b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, ये वाला मिल रहा है ना। देखिए तो बी ऑप्शन मैच हो रहा है ना, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। कैसे, a को मैं 1 पुट कर दूं और a को मैं 1 पुट कर दूं तो ये हो गया, और b को भी 1 पुट कर दूं और c को 0 पुट कर, यानी ये रेंज में है, ये रेंज में है। मैं इस पर आता हूं, इस पर, तो जब ये रेंज में है तो ये भी तो रेंज में है, यानी ये दोनों रेंज में है, क्योंकि इन दोनों को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं। तो ये मैच हो रहा है ना, चेक करो तो आप। यदि इसके लिए आप क्या कीजिएगा, a को 1 और c को 1 पुट कर दीजिए, b को 0, यानी ये दोनों हो गया। अब ऑप्शन a बच गया और a बच गया ये। तो हाँ, इसके लिए आप क्या कर दो, a को 0 कर दो, b और c को 1 कर दो, यानी ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है। और हमें क्या चाहिए, नॉट इन रेंज, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है, यानी मैंने क्या किया, अब रेंज चाहिए ना, कह रहा है कि कौन सा रेंज में नहीं है, तो हम पहले रेंज का बेसिस निकाल लिए। या रेंज का बेसिस नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप ना बेसिस का ना इमेज बना लीजिए, जो भी इसका स्टैंडर्ड बेसिस है उसका इमेज बना लीजिए। अब देखिए कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसको नहीं लिख सकते, तो जिस ऑप्शन को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख पाइएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट n ग्रेटर देन 1 बी इंटीजर, ठीक है, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 4, ये नहीं, ऐसा भी तो लिख सकता है 2 4, चलो कोई बात नहीं। कंसीडर 2 स्टेटमेंट फॉर एन आर्बिट्ररी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, a विथ कॉम्प्लेक्स इंट, यानी उसकी इंट्रीज क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इफ a टू द पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी है फॉर सम k ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर सम k ग्रेटर देन 1 के लिए, ये भी अच्छी बात है। देन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ a आर द केस रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या क्या, इफ a टू द पावर k ऐसा हो रहा है तो पहले ये बताइए कि सभी के सभी आइगन वैल्यू तो रहेगा ना, ये तो हमें मालूम है ना। जितना भी यदि ये हो रहा है तो जितना भी एक आइगन वैल्यू होगा सबके सब यहाँ पर रहेगा। तो ये कर रहा है कि जो भी आइगन वैल्यूज होगा ना, केट्स रूट ऑफ यूनिटी होगा, यानी हम जब यहाँ से आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर k इक्वल टू 1 होगा, यानी x, यानी यह जेई का कंसेप्ट है, ठीक है ना, 1/k हो गया। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा, आयोटा यानी पाई वाला 0, यानी आयोटा 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा लिख सकते हैं। वैसे ये आपको केवल ये भी मालूम है तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ट्रू हो रहा है ना। ऑप्शन ए तो ट्रू हो रहा है। केस रूट अब क्या है, यूनिटी, यानी हमारे पास ये पोलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें सभी के सभी रूट्स है ना,
तो जब सभी के सभी रूट्स है तो हमारा काम बन गया। हम जानते ही हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो उसका सभी आइगन वैल्यूज उसमें होता है, उस पोलिनोमियल में सभी आइगन वैल्यूज का फैक्टर अवेलेबल होता है। मींस पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड पर आता हूं, इफ फॉर सम k greater than 1 all eigenvalue of a are k's roots of unity, then a to the power k equal to identity। क्या ये सही बोल रहा है? यदि केट्स यूनिटी होगा, केट्स रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या ये जरूरी है? ऐसा क्या जरूरी है? यानी आप 2x2 की बात कर लो, जैसे आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है जिसका इंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3x3 का ले लीजिए, या 2x2 की बात कर ले, ठीक है। यानी a टू द पावर k, मैं k को 1 कर देता हूं, तो a इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि यहाँ पर a इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया ना, तो यहाँ पर तो रूट भी यही हो गया। एक मिनट, if for some k greater than 1 all eigen value of a are k's roots of unity है, यानी कुछ ऐसा हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 बोल देता हूँ, अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट x माइनस अल्फा k बोल देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यह कितने k है ना, तो इसमें से कुछ रूट रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। तो करेगा ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का और का डिग्री क्या होगा? वो मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल होगा ना, यानी कोई ना कोई रिपीट करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि कुछ रिपीट कर गया, इस टाइप से रिपीट किया कि इसका डिग्री किसके इक्वल हो गया? n के इक्वल हो गया। तो मुझे ये बतलाइए कि यदि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, ओवर कॉम्प्लेक्स, मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यानी लीनियर फैक्टर नहीं होगा ना, यानी अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा दे दे, आपका आइगन वैल्यू 1 और 2 है, तो जरूरी नहीं है ना कि मैट्रिक्स इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यदि 4x4 का है तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। यानी ऐसा तो मिलेगा ना कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी यह इंप्लाई गलत बोल रहा है ना। यदि कोई बोलेगा कि इसका कोई 4x4 का मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू 1 और 2 है, देन मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस पोलिनोमियल, ये गलत हो जाएगा ना, ऑलवेज ट्रू नहीं है ना। यस सर। यानी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गलत बोल रहा है ना, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह k जो है n की इक्वल, यानी यहां से हमारा n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं मिल रहा है। जब तक n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं मिलेगा तब तक ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बोथ स्टेटमेंट वो नहीं, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। देखो तो ऑप्शन बी है ना। है ना 2022 का आंसर। सॉरी 2021 का पेपर है ना, चेक करो आप। यस सर, भी है। चलो ठीक। अब आता हूं यहाँ पर 11 नंबर पर। लेट m n बी रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये तो इजी है ना, क्योंकि यह कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर a नॉट आई प्लस a1 a प्लस डॉट डॉट प्लस a n a टू द पावर n,
यही होगा ना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, यानी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को ही मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा ना, और वो मैक्सिमम कितने डिग्री का होगा, n डिग्री का होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा ना, और वो कितने डिग्री का होगा, मैक्सिमम n डिग्री का होगा। तो इसका डायमेंशन मैक्सिमम कितना होगा, इसमें मैक्सिमम यानी जैसे आप n से ज्यादा पावर जाइएगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे ना। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो ये तो काफी इजी है। चलो, यानी एग्जैक्ट n, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि द डायमेंशन, यानी एट मोस्ट n होगा ना, क्योंकि n से तो कम को भी तो सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक यानी मैट्रिक्स n से कम वाले, यानी जो जिसकी डिग्री कम है उसको भी तो सेटिस्फाई कर जाता है ना। मिनिमल पोलिनोमियल वाला कह ले लो, जहां पर रिपीटेड रूट हो रहा है, यानी उसका यानी आप समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर यदि मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई एक, यानी कुछ इस टाइप से हो गया, तो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि डायगोनलाइजेबल होगा, तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 से n से कम हो गया ना, 3 से कम हो गया ना, यानी एट मोस्ट n होगा। फिर से डिफरेंशियल, चलो ठीक, ये तो आसान है ना, बस चीजों को रिफॉर्म कर दिया। ध्यान से देखिए, जैसे आप एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, ऐसा तो क्वेश्चन किए हो ना, और जो सॉल्यूशन आएगा देख लेना इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, हो जाएगा ना ये। हाँ सर, हो गया है। हाँ चलो, ये आसान है, ये सब तो आप लोग खूब किए होंगे, ये सब आसान है, वेक्टर सिलेबस में है नहीं। चलो ग्रुप फिर से स्किप कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, देखो 1 मार्क्स वाला टॉप थोड़ा लेवल ज्यादा कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यानी एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वैसे एग्जाम के बाद हर पेपर ही मॉडरेट या इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए और उसका रेंज नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी यह एक सीक्वेंस कह लो ना, जिसका रेंज क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसका रेंज नेचुरल नंबर है, या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्ज कब करेगा, ठीक है। अब इसका यह कब कन्वर्ज करेगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा। तो यदि जैसे आप fn को n या n से ज्यादा पुट कीजिएगा तो क्या यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा, नो सर। यानी वैसे, और हाँ, fn इक्वल टू रूट n के लिए, यानी fn इक्वल टू n टू द पावर p और p लेस देन 1 के लिए यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा। लेकिन जैसे n टू द पावर p और p लेस देन 1 लीजिएगा, उस केस में यह f का रेंज जो होगा नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जब नेचुरल नंबर नहीं होगा तो यह मींस फंक्शन वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी fn क्या होगा, 0 होगा, ऐसा एक भी मैप नहीं मिलेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देख रहा था कहीं पूछा हुआ था, ठीक है ना, जब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन सेट कर रहा था तो ये कहीं पूछा हुआ था। तो क्या कर देना है, इसमें एक टर्म दूसरे को कैंसिल करना है ना, लेने के बाद यहां पर इसको आप सेट कर लोगे, n स्क्वायर माइनस 1 अपन n स्क्वायर, तो एक का एक पेयर बनाना, एक दूसरा पेयर बनाना, देखना एक टर्म दूसरे को कैंसिल कर रहा है। और ये NBHM का भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये कराने की जरूरत है क्या, ये आप लॉग ले लेना, ज्यादा समझ में ना आए ना तो आप लॉग ले लेना, और लॉग लेकर के VN मेथड अप्लाई कर देना, हो जाएगा। यस सर। हो गया सर। ठीक, इसमें से कह रहा है कि पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल, तो देख लेना इसको भी आप कर सकते हो, पोलिनोमियल ले लेना, सेकेंड डिग्री का देखना, सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल के लिए ये सेटिस्फाई करेगा।
तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर ही होगा, आप वेरीफाई कर लेना ऑप्शन को, ठीक है ना, क्योंकि बाई ऑप्शन से वही पता चल रहा है। एक्चुअली ये मैं एग्जाम दिया था, ठीक है ना, 2021 वाला मैंने दिया था एग्जाम। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ऐसा ले लेंगे और एक एक्स इक्वल टू ये हम देख लेंगे ए की क्या वैल्यू आ रही है, या एक्स स्क्वायर ले लेंगे और एक बार एक्स ले लेंगे। तो चेक करो किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो यदि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए 1 हो गया, और इधर डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1, यानी इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए चेक कर लो, एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यानी यहाँ से बी प्लस ए होगा, और यहाँ से एफ डैश और ए प्लस बी पुट करो तो बी प्लस ए आ रहा है। आप सेटिस्फाई कर गया ना, यानी ऑप्शन ए होगा, क्योंकि x के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप वेरीफाई कर लेना। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा, स्ट्रिक्टली मिनिमा होगा, मिनिमा। तो मिनिमा का मतलब कि यदि हमें 2 पर चेक करना है तो एफ ऑफ 2 जो होगा लेस देन एफ ऑफ 2 माइनस होगा मिनिमा ना, मिनिमा यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ 2 होगा नेबरहुड ऑफ 2 में। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहां से आएगी 1 माइनस समथिंग आएगा एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो 1 माइनस समथिंग आएगा, तो नेबरहुड अगल बगल में मिलता है इंटीजर। तो कौन सा ऑप्शन दिया, इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्या, यस सर। A n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड C B एंड n क्रॉस n नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ x इक्वल टू समथिंग इज अ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स, ठीक है, दैट विथ 2n b इक्वल टू ये है, देन कहना क्या चाहता है भाई, x ये है इस 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स, और x1 क्या है, ओके ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना, दे रखा है, या A इन्वर्टिबल है, A कहाँ गया, A इन्वर्टिबल है यहाँ है, C नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये C नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन B इक्वल टू ये है, तो ये B आया कैसे, इफ x इक्वल टू इतना इज अ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स दैट कम्यूट विथ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स भी, ओके इसके साथ ये कम्यूट कर रहा है, ठीक है ना, इसके साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि आपका x b इक्वल टू बी एक्स कर रहा है, यही ना। तो अब चेक कर लीजिए किसके लिए ट्रू होगा, ये कम्यूट करेगा, तो x इंटू बी निकालिए, 1 1 x 1 2 x 2 1 x 2 2 a 0 0 c, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 a प्लस 0 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा आपका x1 2 c, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे यानी x2 1 a, और इसके इससे यानी x2 2 c, ये आ गया, सही है। अब इसके साथ कम्यूट कर रहा है, उल्टा कर दीजिए, a 0 0 c,
क्या होगा AX11 0, फिर ये 0 AX12, फिर यहाँ से आ जाएगा AX21, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो CX21 CX2 ये आपस में इक्वल है। तो ये आपस में इक्वल कब होगा, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, नेसेसरली जीरो मैट्रिक्स है। तो ये हम कब कहेंगे कि ये आपस में इक्वल है, कम्यूट विथ मैट्रिक्स बी एक्स। सर ए सी के इक्वल होगा तो जैसे दोनों को कंपैरिजन करने से तो आ रहा है। ये कम्यूट करेगा ना, तो कम्यूट का कंडीशन लिखिए आप। तो ये कम्यूट कब करेगा, यही ना। तो कम्यूट करने के लिए आपका हो गया आपका x11 a इक्वल टू AX11, ठीक है ना। फिर ये तो हमेशा कम्यूट नहीं करेगा ना, बात ये है। तो यदि हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नेसेसरली जीरो मैट्रिक्स, कौन कौन सा जीरो होगा ताकि ये कम्यूट कर जाए। तो डायगोनल एंट्रीज, देखिए केवल यदि डायगोनल एंट्रीज बचता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको x12 को जीरो कर देता हूँ और x11 को जीरो कर देता हूँ, तो क्या आ जा रहा है, पूरा का पूरा जीरो आ जा रहा है क्या, x11 को, यानी x12 एक मिनट x12 और x21 को जीरो कीजिए तो ये और ये जीरो करने से हमारा क्या आ रहा है, ये भी गायब होगा और ये भी गायब हो गया, इसमें ये गायब हो गया, ये यानी केवल डायगोनल इंट्रीज बच रहा है, ठीक है ना, केवल डायगोनल बच रहा है। तो मुझे जब डायगोनल बचेगा तो ये क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में इक्वल करेंगे। देखिए इसको हम इसके इक्वल कर सकते, अब इसको आपस में अब इक्वल हमेशा नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ A है और यहाँ C है। तो ये कब ट्रू होगा, ये दोनों कब ट्रू होगा, यानी आप इक्वेशन बनाइए, देखिए यहाँ से ये इसके इक्वल हो गया और यहाँ से x12 C इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, AX12 के। ये केस कब पॉसिबल है, जब x12 जीरो होगा तो ही ना पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है। तो हमेशा ट्रू नहीं होगा ना, हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो ये x12 जीरो हो जाएगा। यानी केवल डायगोनल कम्यूट कब करेगा, जब दोनों के दोनों क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है ना, C निलपोटेंट है तो दोनों के दोनों स्केलर होगा तो ही ये कम्यूट करेगा, अदरवाइज हमेशा कम्यूट नहीं करेगा। और x12 को जीरो कर दीजिए, सिमिलरली ये हो जाएगा, 21 हो गया ना, सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इतना तो टाइम नहीं रहेगा ना कि करोगे। यदि हम पॉसिबिलिटी की बात करें, यानी एलिमिनेशन की बात करें, तो एलिमिनेशन की बात करें तो देखो यह तो नेसेसरली जीरो हो रहा है और सिंगल चॉइस है, मल्टी सिलेक्टेड नहीं है, तो यह तो ऑप्शन नेसेसरली जीरो होना चाहिए, क्योंकि यही एक है जो जिसमें दोनों का नेचर डिफरेंट आ रहा है, इसमें C से मल्टीप्लाई और इसमें A से मल्टीप्लाई। तो एक यही पॉसिबल केस बन रहा है, और बाकी के लिए नेसेसरली जीरो होना जरूरी नहीं है, दोनों के लिए नेसेसरली जीरो होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A और B, देखिए हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, ये ऑल मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है,
यह ऑल मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है, कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसके लिए ट्रू है। तो जैसे यह 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कम्यूट कर सकता है ना, ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज कम्यूट करता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी ऑलवेज कम्यूट नहीं करता, पता है ना। दो डायगोनल का प्रोडक्ट भी ऑलवेज कम्यूट नहीं करता है। स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में कम्यूट करता है, यानी ये वाला चीजें कम्यूट कर जाएगी, ये और ये। क्वेश्चन नंबर 23, बस ये करा करके छोड़ता हूँ, मैं भी थक गया हूँ। फिर से डिफरेंशियल, ये तो आसान है ना, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 करके आप कर लेना। ये कराना है क्या, ये तो आसान है ना। ये कह रहा है कि d ये हमारा है, ठीक है ना, d में से यह रेंज को निकाल दिया, यानी इस एलिमेंट को निकाल दिया क्योंकि ये डोमेन में नहीं है। अब कह रहा है कि देन f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन डोमेन d। अब इसमें तो इनमें से कौन सा ट्रू चूज करना है, तो फंक्शन अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस ही है ना, जैसे 1/x 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है ना, या r-0 में कंटिन्यूअस है ना। यस सर। हाँ, तो वैसे ही जिसके चलते प्रॉब्लम ये इसको निकाल रखा है ना, तो ये फंक्शन क्या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो ये बोला कि डिसकंटिन्यूअस है, गलत बोल रहा है ना। f इज कंटिन्यूअस ऑन d, बात तो सही है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड 0। आउटसाइड d, यह गलत बोल रहा है ना। यदि हम 0 का बाद 0 पर करें कि एनी पॉइंट आउटसाइड दिस, यदि इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो यदि हम 0 का बाद 0 पर कंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 x, y टेंड्स टू 0, 0, तो 0 इंटू बाउंडेड ऑलवेज लिमिट 0 होगा, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा ना। यानी हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं ना, जैसे 1/x को 0 पर कभी कंटिन्यूअस आप बना सकते हो, कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है। यदि किसी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उस फंक्शन को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बना सकते हैं जहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है। यानी एग्जिस्ट का मतलब ही फाइनाइट होता है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बना सकते हो। तो 0,0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस बना सकते हैं। क्या 1,0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 1,0 पर नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑसिलेट करने लगेगा, तो हम केवल 0,0 पर कंटिन्यूअस बना सकते हैं। f इज कंटिन्यूअस ऑन d एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड टू, यह गलत बोल रहा है, हम 0 पर कंटिन्यूअस बना सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हो रहा है। एक मिनट, हाँ कैन भी एक्सटेंड, मुझे लगा कैन नॉट बोल रहा है, कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू 0,0, यानी हम 0,0 को इंक्लूड करके उस पर कंटिन्यूअस बना सकते हैं इस टाइप से। फंक्शन क्या हो गया, 0,0 पर कंटिन्यूअस हो गया। इसका मैं हिंट दे देता हूं, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 ले लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देखना, यानी आपको वही लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसके बाद रूट वगैरह निकालना। ये छोड़ो, अब इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कर सकते हो। f ऑफ x इक्वल टू x है ना, और नॉन कांस्टेंट है, और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, f ऑफ f इक्वल टू f है, यानी यह अपना इनवर्स खुद है। तो ये कर रहा है कि देन e ऑफ f नाइदर ओपन नॉर क्लोज, यह सॉल्यूशन रखेगा ना, यह सॉल्यूशन रखेगा, तो
ई ऑफ एफ इज इम्पटी, मान लो कि ये पूरा का पूरा यही हो जाए, एक्स ही हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाए, तो उस केस में क्या हो गया, यह इम्पटी कर, ये गलत हो गया ना। ई एफ नीड नॉट बी एनी बी एन इंटर, हाँ यह इंटरवल जरूरी नहीं है। कैसे, जैसे आप ले लो वो क्लोज में होना चाहिए, ओके ओके, फंक्शन क्लोज में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो क्लोज में क्या ले लो, x इंटू वाई, वाई इक्वल टू 1/x नहीं ले सकते हैं ना। ई ऑफ एफ इज एन इंटरवल, मुझे बतलाओ आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स के लिए तो हो रहा है इंटरवल, ठीक है ना। चलो हम पहले एक्स से शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ एक्स के लिए कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है ना, देखो ऑप्शन बी होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी एन, ए इज नीलपोटेंट, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, तो एक काम करते हैं ना, एन इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई कर लो, ये हो जाएगा ना, एन इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई करके मैट्रिक्स बना लेना और मैट्रिक्स बना करके चेक कर लेना। यह किसके लिए कर रहा है, रियल में, वो कॉम्प्लेक्स में बोल रहा है ना, तो आपके वो रियल में चेक कर लेना। वैसे आप 2 क्रॉस, आप n की वैल्यू 2 लोगे ना तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा ये। यस सर, हो गया। इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा, 1/n से डिवाइड करके इसका लिमिट निकालिएगा ना तो इक्वल टू 1 आएगा, और 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है, तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। और इसमें 1/n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा और लिमिट निकालिएगा, तो ये भी फाइनाइट आ रहा है और नॉन जीरो है, तो समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो चलो यहाँ तक हो गया, अगले क्लास में MSQ करा दूंगा।